जय भीम साथियों। आज 3 जून चुनावी रिजल्ट से एक दिन पहले आज चर्चा करनी है कल चुनावी रिजल्ट पर और कुछ भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों पर जो हमें करनी है, हमें तैयारी करनी है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमारी चुनौतियां उसी तरह डट के खड़ी हैं जिस तरह से पिछले 70 वर्षों में खड़ी हैं, और वो चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल 4 जून को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगी मीडिया की पूरी डिबेट शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे से, और कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन इसमें SC/ST के जो लोग हैं उनकी तो हार निश्चित है। जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट किया है, उनकी हार बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि चाहे नागनाथ की सरकार बने चाहे सापनाथ की सरकार बने, हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाचेंगे, क्योंकि उन दोनों नागनाथ सांपनाथ ने तो हमें डसना ही है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म ही करना है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना कुछ नहीं, ये चुनावी राजनीति हमेशा से इन मनुवादी पूंजीवादियों के हाथ में है और अभी भी इन्हीं के हाथ में है। और इस चुनावी राजनीति में जो मुख्य विपक्षी दल हैं, जो दो आपस में NDA और इंडिया गठबंधन, उसमें जो दल हैं उनकी कमान पीछे से मनुवादियों के हाथ में है और पूंजीवादियों के हाथ में है। उन्हीं दोनों के इशारों पर ये नीतियां बनाते हैं और उन्हीं दोनों के हित लाभ के लिए ये उन नीतियों को बना के सरकार चलाते हैं, क्योंकि पूंजीवादी इनको फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं, और मनुवादी अपने मनुवाद को लादने के लिए, भारत के इस महान संविधान को ख़त्म करने के लिए पीछे से वो एक विचारधारा इनके पीछे काम करती है। और ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, उन मनुवादी पूंजीवादियों के हाथ की कठपुतली हैं। जिस कांग्रेस का युवराज संविधान बचाने की बात कर रहा है, उस युवराज को बड़ा दुख लगता है, बड़ा शर्म आती है, बड़ी भारी शर्म आती है उसको। संविधान में जो हमारे देश का नाम है, भारत अर्थात इंडिया बोलते हैं, उसको बहुत शर्म आती है, लाज आती है। वो भारत बोलते उसके जोर पड़ता है, भयंकर जोर। आज तक मैंने उसको, जितने भी उसके भाषण हैं आज तक, कभी मैंने अपने देश का नाम भारत जो संविधान में दिया है, भारत बोलते हुए नहीं सुना। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता रहता है। और दूसरी तरफ जो मनुवादी हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये सब एक जैसे ही हैं तमाम लोग, और हमारी चुनौतियां उतनी विकराल हैं, उतनी बड़ी हैं, और इस चुनाव के बाद बढ़ने वाली हैं। चुनाव के रिजल्ट से पहले आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे कमीशन ने, अथॉरिटी ने जो टोल टैक्स के रेट बढ़ा दिए। अब ये टोल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई अपने आप बढ़नी है। टोल के रेट बढ़ें, पेट्रोल के, डीजल के, CNG के, इनके रेट बढ़ें, तो जो माल भाग, जो गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, जिनसे कि सब्जी भाजी, ज़रूरत की चीज़ें, मसाले, जो भी चीज़ें सप्लाई होती हैं, ऑटोमेटिकली वो महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो महंगाई अपने आप सब में बढ़नी है। और वो कह रहे हैं, मनुवादी कह रहे हैं कि भैया हिंदू धर्म चाहिए तो भैया थोड़े पैसे महंगाई में दो। तो भाई हिंदू धर्म चाहिए तो महंगाई तो आपको झेलनी पड़ेगी। आपको राम राज चाहिए तो बिजली नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें पढ़ाई पे प्रतिबंध था, बिजली थी नहीं।
और बहुत सारी आधुनिक चीज़ें थी नहीं। मंदिरों में जाओ, टक्कर मारो, वहाँ पर कड़ा प्रसाद खाओ और आनंद लो। तो इसीलिए ये चुनाव की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जब तक हमारे अपने नेतृत्व वाले दल सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। इन सरकारों को ये जो मीडिया है, बिका हुआ मीडिया, ये एक जैसा इनको प्रोजेक्ट करता है। चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, वो फिर जिसकी सरकार होती है कहते हैं राजपूत, जिसका राज उसके पूत। ये मीडिया वाले वही हैं जिसकी सरकार उसी के गुणगान शुरू कर देते हैं। और जो ये अभी आए एग्जिट पोल आए हैं, आपने देखा होगा सारे चैनल 350 से ऊपर और 400 तक, 401 तक उसको दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को, एक जैसे, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे किसी ने बना के दे दिए और सारे चैनलों ने उनको पढ़ दिया, बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ दिया। 350 सीटों से लेकर के जब इस देश के अंदर इतने भारी आंदोलन हो रहे हैं, किसान नाराज हैं, मजदूर नाराज हैं, गरीब नाराज हैं, बेरोजगार नाराज हैं, विद्यार्थी नाराज हैं, हर वर्ग नाराज है, उसके बावजूद इस देश में जहाँ शिक्षक नाराज हैं, पुलिसकर्मी नाराज हैं, तमाम तरह से जहाँ पर नाराजगी फैली हो, उस सरकार के खिलाफ वो मैंडेट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको इतना वोट मिल रहा है। हो सकता है सही भी हो, लेकिन ये जो एग्जिट पोल हैं ये पूरी तरह भ्रामक हैं और कहीं से बनाए गए हैं। अब जो भी रिजल्ट आएंगे इसी के अनुसार आएंगे। 2-4 सीटें ऊपर नीचे इस तरह हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें इंडिया गठबंधन भी आ जाता सत्ता में तो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि वो भी इन्हीं के भाई बंद हैं, एक ही हैं, कहते कुछ हैं। अब इन्होंने 2 खेमे बना लिए, एक संविधान तोड़ने वाला, एक संविधान बचाने वाला। किसी एक की सरकार तो आएगी। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते थे, जो लोग संविधान को तोड़ते थे लगातार, वो आज संविधान की और बाबा साहब की फ़ोटो उठाए घूम रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है उनको देख देख करके कि भाई आप तो इस संविधान के और बाबा साहब के विरुद्ध थे। 1990 तक कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। आज उसका युवराज और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी दोनों बाबा साहब को सर पे उठाए घूम रहे हैं अपने रैलियों में। 1990 में अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं आए होते तो बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं मिलता। जो कांग्रेस इतनी नफरत करती थी बाबा साहब से, बहुत सारे ऐसे लोगों को, अनजान लोगों को, कोई जानता नहीं था, कुछ किया नहीं, उनको भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। जिस कांग्रेस ने 100 से ज़्यादा संशोधन भारत के संविधान में, गैर जरूरी संशोधन किए, वो कह रहे हैं संविधान बचाएंगे। बहुत हंसी आती है। जिस नीति पे आज मोदी जी चल रहे हैं, उस नीति को लाने वाली, देश को बेचने वाली, अर्थात निजीकरण की नीति कांग्रेस लेके आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, 1992 में लेके आए थे नरसिम्हा राव सरकार में, और उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश बेचा। फिर 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश बेचा। अब ये पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ये देश को बेच रहे हैं। वही नीतियाँ हैं, कोई नहीं बदली। तो ये खाली जब भाषण देते हैं चुनावों में, एक दूसरे के खिलाफ भाषण तो खूब देते हैं, मगर नीतियाँ वही चलाते हैं। नीतियों में फ़र्क नहीं है। अभी जो चुनौतियाँ आने वाली हैं हमारे SC STs के सामने से, बड़ी विकट चुनौतियाँ, एक तो ये NRC CA को लागू करेंगे, जिसमें कि अनुसूचित जाति की वो जातियाँ जो भूमिहीन रही हैं सदियों से, जिनके बाप दादाओं के नाम 1970 से पहले, जिनके एक भी ट्रेजरी रिकॉर्ड नहीं है, ट्रेजरी रिकॉर्ड अर्थात कोई रजिस्ट्री की ज़मीन कोई नहीं है इनके पास, उन सब की नागरिकता जानी है।
और हमारे बहुत सारे अनुसूचित जाति के तो अधिकतर लोग वो हैं जो 1970 से पहले जिनके पास कोई ट्रेजरी रिकॉर्ड नहीं है, और उन्होंने ज़मीनें भी खरीदी हैं, कुछ मालदार होकर के, कुछ पढ़ लिख करके, तो 80-90 के बाद ही उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी होंगी। और हमारे जो खासतौर पे वाल्मीकि समाज के लोग हैं अनुसूचित जाति में, उनके तो गांव के घरों के भी आज तक कागज़ नहीं है। राशन कार्ड वगैरह तो होंगे, मगर उनको आज तक उनके घर के भी कोई रजिस्ट्री वेस्ट्री नहीं है, जो उनको वहाँ पर सफाई काम कर गंदे पेशे करवाने के नाम पर दे रखे थे, दया करके गाँव में दिए हुए थे। वो कैसे कैसे साबित करें, कैसे दिखाएंगे कि 1970 से पहले इस देश के बासिंदे थे, उनके बाप दादाओं के पास रजिस्ट्री थी, कोई ज़मीन थी रजिस्ट्री की, खेती थी, कुछ था। आदिवासी के पास तो थी खेती, उनके बाप दादाओं के पास पुरानी पुरानी है, उनके पास 7/12 वगैरह उनके पास रिकॉर्ड हैं ज़मीनों के। हमारे पास क्या है, कोई खेत नहीं, कुछ नहीं। वो जातियाँ या वो लोग जिनके पास आज भी भूमिहीन है इस देश में, वो कैसे दिखाएंगे, कैसे वो उनकी नागरिकता बचेगी। दूसरी लाएंगे वो बच्चों वाली स्कीम, 2 बच्चों के ऊपर जिनके बच्चे हैं उनको ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा, ना उनको नौकरियां मिलेंगी, ना कुछ मिलेंगी। वो ये निकाल के बाहर खड़ा करेंगे उनको। वो नागरिकता बिल आने वाला है उसके ऊपर, क्योंकि इनको 350-400 सीटें अगर ये मिल गई तो ये सब इसी तरह डायरेक्ट ये संविधान ना ख़त्म करके संविधान में जो SC/ST के और कमज़ोर वर्गों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को नए नए कानून ला करके ये उस तरह ख़त्म कर देंगे जिससे कि वो नागरिक ही ना बचें और उनको वोट देने का अधिकार ना हो, और फिर वो अपने मनमर्जी से अपनी सरकारें बनाते रहें। उनकी शक्ति को ख़त्म कर दें, उनको शिक्षा ना देनी पड़े, उनको नौकरियां ना देनी पड़े, वो वैसे ही उसी तरह वो अपना जीवन काटें जैसे अछूतों की तरह पहले रहते थे। वो ना उनको पढ़ने का अधिकार था, ना कपड़े पहनने का अधिकार था, ना का पेशे बदलने का काम था। बस जिस जाति में पैदा हुए हैं, जिस जाति जो काम करती है परंपरागत, उसको वही करना पड़ेगा। उन्हीं झोंपड़ों में रहना पड़ेगा, उन्हीं गंदी नालियों में उनको उसी तरीके से उनके बीच में रहना पड़ेगा। तो अभी खतरे बहुत भयंकर आ गए हैं, और बहुत सारे कानून इनके जो बिल पेंडिंग है, मजदूर कानून, ये जो 4 आचार संहिताएँ लेकर के आ रहे हैं, कहते हैं वो लेबर कोड लेके आ रहे हैं, मज़दूरों के सारे कानून ख़त्म। और फिर ये करेंगे नंगा नाच, जिसको जो मर्ज़ी देना है, जितने मर्ज़ी घंटे काम कराने हैं। तो सुनते थे ना वो कहानी कि वो जब बच्चा आदमी जब काम पे रहता था, घर में बच्चा कब बड़ा हो गया कुछ पता नहीं, सुबह जा रहा है रात को आ रहा है, पता ही नहीं है। ना बच्चे ने बाप को देखा, ना बाप ने बच्चे को देखा। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम, इस तरह की वो उन गुलामियों से संघर्ष करके इस दुनिया ने आज़ादी ली। और भारत में भी जो आज़ादी मिली, उसके बाद जो कायदे कानून मिले, संविधान मिले, अधिकार मिले, उन अधिकारों से हम आज तक ये कपड़े पहन करके यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, वो सब खतरे में है। तो ये दोनों ही पार्टियां, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों ही इनका मकसद मनुवाद को लागू करना है। और इन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब की फ़ोटोएं लगा रखी हैं, और हम प्रतीकवाद में आ जाते हैं। कोई हमारे वाल्मीकि जी का, रविदास जी का, किसी का इनका फ़ोटो कोई उठा ले, बाबा साहब का फ़ोटो कोई अपने कमरे में लगा ले, या कोई भी मनुवादी मायावी रूप धर के झूठ मूठ को कह दे मैं बाबा साहब को मानता हूँ, या वाल्मीकि जी को मानता हूँ, या रविदास जी को, बस हमारे लोग बड़े खुश वो वीडियो वायरल करेंगे, अरे देखो इसने इनको उठा लिया, ये कर लिया। अरे भाई उसकी मक्कारी देखो ना, उसने किया क्या है। उसने हमारे जो पिछले 10 साल से, 15 सालों से, 5 साल से, 7 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या नीतियाँ बनाई हैं, हमारे रोजगार की, हमारी शिक्षा की, हमारी बेहतरी की, हमारे स्वरोजगार की, हमारे लोन, हमारे व्यवसाय खुलवाने की, हमारे सुरक्षा की, क्या क्या नियम बनाए, क्या करें। हमारे जीवन स्तर हमारी कॉलोनियों में, हमारे इलाकों में कितना बदला है, क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आए, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तन क्या है। उन नीतियों, कौन सी कैसी नीतियां बनाई हैं, उन पे ध्यान दो ना भाई। सिर्फ किसी ने, मायावी ने फोटो उठा ली बाबा साहब की, अपने यहाँ दीवार पे लगा ली, तो बस हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन प्रतीकों से दूर निकलना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा
उसके व्यवहार से, उसके कार्यों से, उसकी नीतियों से हमारे जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम कितना परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कितने बदलाव हो रहे हैं, हमारे रेजिडेंशियल रिहायशी जीवन में क्या बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी कॉलोनियों में पार्क बन रहे हैं, लाइब्रेरियाँ बन रही हैं, साफ़ सुथरे उसमें सड़कें बन रही हैं, वहाँ तमाम क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो लेकिन हम इसमें ना देख करके हम प्रतीकों में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि भैया कल चुनाव रिजल्ट आएंगे, सरकार तो इन्हीं में से किसी की बनेगी, और वो तो मीडिया ने बता दिया किसकी बननी है और वही बननी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमें तैयार रहना है आगे के संघर्ष के लिए, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है, बड़ी बड़ी सत्ताओं को जनता ने जब उनको विद्रोह उनके दिमाग में आया तो उन्होंने उखाड़ फेंका। भले ही कितनी बड़ी बड़ी, ये तो चुनाव से, वोट से चुनी हुई सरकारें हैं। जो राजशाही थी बड़ी बड़ी, जिनके पास बड़ी बड़ी फौजें, तोप, गोले, सब कुछ होता था, जब लोगों को समझ में आया कि अब हमें अपने अधिकार लेने हैं, तो उन भूखे नंगे लोगों ने वो बड़ी बड़ी सत्ताएं उखाड़ फेंकी, बड़ी बड़ी क्रांतियां इतिहास में दर्ज हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं। मैं कह रहा था किसी चैनल पे, भाई ईवीएम पीवीएम का रोना रोना छोड़ दो, और बहुजनों तुम क्यों रोने पीटने में लगे हुए, तुम्हें इससे क्या। जब राहुल गांधी नहीं बोल रहा है ईवीएम के खिलाफ, जब ये केजरीवाल नहीं बोल रहा है, ये विपक्षी नहीं बोल रहे हैं, तो तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो। अपनी जनशक्ति को इकट्ठा करो, अपने 90-85% जनता को इकट्ठा करो, और जो भी ये नीतियाँ बनाए, अगर नीतियाँ तुम्हारे खिलाफ हैं तो जन आंदोलन, भारत के संविधान विधि और अधिकारों से खड़ा कर दो जन आंदोलन। और उन जन आंदोलनों की वजह से इसी सरकार से, जिसको डिक्टेटर बोलते हैं मोदी सरकार को, जिसको कहते हैं कि ये बड़े बड़े बिल लेके आती है, बड़े बड़े कायदे कानून संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, इनको इसी जनता के बल पे हमने 2018 में अपना SC/ST एक्ट बचाया। किसानों ने 3 अपने जो काले कानून उनके खिलाफ थे, उन्होंने अपनी जन शक्ति से इसी सरकार से वापस करवाए 3 काले कानून। और ऐसे बहुत सारे वो हैं कि इसी मोदी सरकार ने मजदूरों की शक्ति से, ट्रेड यूनियनों की शक्ति से आज भी वो 4 कोड बिल, लेबर कोड ला के रखे हुए हैं, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। उनको सब कुछ करके रख लिया है इन्होंने, गजट वजट सब कर लिया है, लेकिन उसको लागू नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मजदूर आंदोलित हैं। ऐसे बहुत सारे, सुप्रीम कोर्ट अभी खड़ा बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने इनके उसको गैर संवैधानिक घोषित किया, जो पैसा ले रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो इन्होंने नियम बनाया था कि ये राजनीतिक दल इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ये पैसा ले लेंगे, हजारों करोड़ रुपया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। बहुत सारे रास्ते बाबा साहब देखे गए हैं इसमें, और हमें खाली इस बात से हमें दूसरों को समर्थन नहीं करना चाहिए कि कोई मायावी आकर के कह रहा है हम संविधान बचा लेंगे, हम बाबा साहब को फोटो लगा लेंगे। भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम बचा लेंगे अपना संविधान। इस देश में हैं 35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ लोग SC/ST के, और हैं वो लोग प्रोग्रेसिव, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग आएंगे मैदान में, हम अकेले नहीं हैं। इस संविधान को कैसे ख़त्म करेंगे। जो संविधान तोड़ने वाले हैं वो कह रहे हैं संविधान बचाएंगे, हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तुम 70-60 साल तुम्हारे हाथ में एक छत्र राज था, तब तुमने संविधान को इज्जत नहीं दी, लागू नहीं किया, अब तुम क्या बचाओगे भाई। हम तब भी बचा रहे थे अपने संविधान को, और आज भी बचाएंगे। हमारे पूर्वज तब भी लड़ रहे थे, तो आज भी हम लड़ेंगे, उनके वंशज लड़ेंगे। हम आएंगे मैदान पे, भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी जनशक्ति को इकट्ठा करो। इनसे हमें ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन अपनी जनशक्ति को इकट्ठा करके हमने कल 4 जून के बाद के आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना है, डट के खड़ा होना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ेंगे संघर्ष में, संवैधानिक अधिकारों के अनुसार हम अपने जन आंदोलन को खड़ा करेंगे, और अपने अधिकार भी बचाएंगे और अपने संविधान को भी बचाएंगे। जय भीम साथी।